Hello everyone. So let's start our new series, new chapter of rotational dynamics series, जिसमें चैप्टर 1 में या लेक्चर 1 में हमने देखा बेटा कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है और पार्टिकल्स के केस में किस तरीके से हमको सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, आगे चल के अब हमको क्या हो सकता है, हमको बेटा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, इन द फॉर्म ऑफ अ सरफेस, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ अ वॉल्यूम। मतलब तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं वी कैन हैव अ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, we can have a surface mass distribution, or we can have a volume mass distribution। अब सब में देखो बेटा बेसिक तरीका एक ही है कैलकुलेट करने का। हम पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं और उसके बाद एक आध कुछ सवाल में प्रैक्टिस करके देख लेंगे किस तरह से उसको अप्लाई करना है। देखिए, मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास आप x, y और z का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? m1 x1 प्लस m2 x2 और डॉट 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 करके सिग्मा mi करके। अब अगर कंटिन्यूस मास है तो आप क्या करिए, आप छोटे छोटे dm 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 के लेते चलिए, तो क्या हो जाएगा dm x1 प्लस dm x2। बस अब आप गिन नहीं सकते, अब आपके जो टर्म्स हैं वो हो जाएंगे इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा टोटल मास, यानी कि सारे dm का सम, है ना। अब जब ये टर्म्स इनफाइनाइट होने लगते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसी तरह से ycm क्या हो जाएगा dm इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। और अगर आपको z सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dmz अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। नीचे तो एक्चुअली टोटल मास आना है, तो नीचे वाले में तो कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, ठीक है। अब यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, x सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको dm लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x dx, मतलब उसमें x आए और dx आ जाए, ठीक है ना, या एटलीस्ट dx आ जाए। अगर आपको y निकालना है तो भी dm को किसके टर्म पे लिखना होगा, इन टर्म्स ऑफ dy, और अगर z वाला निकालना है तो dm को किस पे लिखना होगा, इन टर्म्स ऑफ dz, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे जिसका मास dm ले लेंगे और इस एलिमेंट की लेंथ dx ले लेंगे और यहाँ पर हम एक चीज डिफाइन कर देंगे, लीनियर मास डेंसिटी। दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। और अब आपको जब x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो आप dm की जगह कर देंगे लैम्डा dx s अपॉन लैम्डा dx। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर लैम्डा कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म रॉड है तो लैम्डा बाहर ले लीजिए और x dx को इंटीग्रेट कर दीजिए, और अगर लैम्डा खुद वेरी कर रहा है तो लैम्डा आपको दे रखा होगा एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा, तब आप लैम्डा को बाहर मत लिखिए, उसको x का फंक्शन लेके इंटीग्रेशन करिए। दैट मीन्स जो कंटिन्यूस बॉडीज होंगी उनके केस में सेंटर ऑफ मास निकालना बेसिकली इट विल बी अ एक्सरसाइज ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन। हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, 2-3 में निकालने के बाद ज्यादातर फिगर्स का आंसर याद रखना होगा, क्योंकि एज सच इंटीग्रेशन करके निकालने के जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे में नहीं आएंगे, हमारे में आती है हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। तो यहाँ पे नो डाउट हमको सीख लेना है, मेथड सीख लेना है, ताकि इनकेस अगर कुछ नया होता है तो हम डील कर सकें, वरना हमको सिर्फ क्या करते चलना है, कुछ फिगर्स के याद करके हम उनको डील कर लेंगे। अब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे यहाँ लैम्डा डिफाइन किया वैसे यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे, सिग्मा, वो हो जाएगा dm अपॉन da। तब आप dm की जगह क्या लिख लेंगे, सिग्मा da, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब dA क्या हो जाएगा, dA को आपको x और y के फंक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप अपना डील कर ले जाएंगे। और इसी तरह से जब आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो यहाँ पर आप क्या यूज कर लेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज dm अपॉन dv। तो इस तरीके से बेसिकली हमको काम करना होगा, ठीक है ना। एक एलिमेंट पकड़कर हम उसकी लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी देखेंगे। नॉर्मली वॉल्यूम मास डेंसिटी को सिर्फ आप डेंसिटी बोल देते हैं। यहाँ dA को आपको x और y के टर्म पे लाना होगा, इसलिए देखिए जब आप लाइन से सरफेस की ओर आएंगे तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जब आप
सरफेस से वॉल्यूम की ओर जाएंगे तो भी आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये पार्ट में सिर्फ आपको एक बेसिक फिलॉसफी मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट होना है, और कुछ फिगर्स पे आप कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। ज़्यादातर जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे हम लोग लीनियर या सरफेस मास यूज़ कर रहे होंगे और वॉल्यूम भी यूज़ कर रहे होंगे, तो बहुत ही स्पेशल केस जहाँ पे सिमेट्री होगी, जैसे कि स्फेयर्स या कोन वगैरह यूज़ कर रहे होंगे जिनके वॉल्यूम का आइडिया हमको होता होगा, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन किसी भी लेवल तक जा सकता है, बट वो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इंटीग्रेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें फिजिक्स जैसी कोई भी बात नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट 2 और 3 एग्जांपल सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो सके। अब देखो बेटा, एक्चुअली जो मेंटर्स हैं या जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनका बेसिक रोल क्या है सेंटर ऑफ मास में। उनका रोल ये नहीं बेटा कि वो आपको इंटीग्रेशन करना सिखाएं। आपको समझिए, इंटीग्रेशन तो जब आप मैथ्स की डिटेल में क्लास करोगे तो इंटीग्रेशन तो आपको आएगा ही, और जो लोग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मालूम है, उनको तो बेसिक इंटीग्रेशन सीखना है, ठीक है ना। तो जो फिजिक्स टीचर का रोल है वो क्या है, वो है आपको यहाँ पे सिमेट्री सिखाना, आपको आर्गुमेंट या लॉजिक डेवलप कराना। तो देखो, हमारे पास एक लीनियर रॉड है, एम मास की, लेंथ एल, यूनिफॉर्म रॉड है, हमसे बोला सेंटर ऑफ मास पता करिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा लीनियर रॉड है तो एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इसका सेंटर, दोनों सेम होंगे क्योंकि लीनियर रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। फिर अगला पॉइंट लिया और अगला पॉइंट लिया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स लोगे सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये तो हुआ लॉजिकल। अब अगर हमको इसको निकालना ही है प्रूफ करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन सेट कर देंगे, एक एलिमेंट ले लेते हैं x दूरी पर जिसकी लंबाई ले लेते हैं dx, इसका dm बाई dx हम ले लेते हैं लैम्डा, सो डैट dm हमारे पास आ जाए लैम्डा dx। और अब क्योंकि y पे तो रॉड गई नहीं, x सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये हो जाएगा लैम्डा dx x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। लैम्डा बाहर आ जाएगा, x dx अपॉन यहाँ भी लैम्डा बाहर आ गया dx, इंटीग्रेशन 0 से l, इंटीग्रेशन 0 से l, लैम्डा लैम्डा मर गए, और ऊपर से आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू l, और नीचे आ गया सिर्फ x 0 टू l, ये आपका हो गया l स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से l और l चले गए, और आपका आंसर आ गया जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर आ गया, l/2 पर, ठीक है ना। तो ये आपने मैथमेटिकल तरीके से देख लिया, बट हमको पहला वाला डेवलप करना है तरीका जिसमें हम बेसिक आर्गुमेंट से सेंटर ऑफ मास पर कमेंट कर सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और इस क्वेश्चन को या इस रॉड को हम यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बनाएंगे, और तब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क आता है। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, जो रॉड यूनिफॉर्म थी उसको यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, और उसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है अब x के हिसाब से लैम्डा नॉट x, यानी कि इस dm का मास कम होगा, अगले वाले dm का ज्यादा होगा, और लास्ट वाले dm का जो मास है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब आप समझो, अगर आप आधी रॉड कर दोगे तो आधी रॉड का मास अगर m होगा, ठीक है ना, या आधी रॉड का मास क्या ले लेते हैं, w ले लेते हैं, तो इस आधी रॉड का मास w डैश होगा, और w से बड़ा होगा w डैश। तो मैंने क्या बताया था आपको, सेंटर ऑफ मास हमेशा किसकी ओर शिफ्टेड होगा, हैवियर की तरफ। तो एक चीज तो क्लियर है, हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो शिफ्टेड होगा कहाँ को, राइट की ओर, यानी कि हमारा आंसर l/2 से थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, यानी कि इधर की ओर हम लोग शिफ्टेड होंगे। अब देखो, बेसिक मेथड वही रहेगा जो आपने पहले किया था। आपको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, हमने ये रॉड ली, फिर से हमने x डिस्टेंस पर आके एक छोटा सा पीस लिया dx का, और सब कुछ सेम है यहाँ तक। बस इस बार क्या होगा, इस बार जो आपका लैम्डा है वो खुद हो जाएगा लैम्डा नॉट x dx x, और नीचे भी लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट x dx। इस बार लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर dx, बाहर भी लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा x dx। इंटीग्रेशन फिर से 0 से l, फिर से इंटीग्रेशन 0 से l, लैम्डा नॉट फिर से मर जाएंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, तो मैं सीधे कर दे रहा हूँ l क्यूब अपॉन 3, और x का इंटीग्रेशन l स्क्वायर अपॉन 2, l स्क्वायर से 1 चला गया, एंड द आंसर इज 2l/3
दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि सेंटर ऑफ मास इस बार थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर आपको लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स प्लस या ए एक्स प्लस बी दे सकता है, वो लैम्डा आपको ए एक्स स्क्वायर दे सकता है, वो लैम्डा आपको ए रूट एक्स दे सकता है, वो लैम्डा के अलग अलग फंक्शन बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका फंक्शन चेंज होता जाएगा, अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन का फर्क है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन इन सब का करना आता है तो आप इसलिए कर सकते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, है ना। तो अब इस स्टेज पे आके, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है, ऐसा भी नहीं कि लॉग और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक खतरनाक टाइप के इंटीग्रेशन है, बेसिक एक्स की पावर एन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होना है हर जगह, तो आपका सिर्फ लैम्डा वेरी करेगा और आप अपने आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रॉड का केस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा 2D में चलते हैं, जहां पे हमारी रॉड्स घूम जाएंगी, यानी कि कर्व बनेंगे, रिंग बन सकते हैं, डिस्क बन सकते हैं, और फिर हम 3D फिगर्स की ओर, स्फेयर या कोन या रेक्टेंगल्स इनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। नाउ अब हमको क्वेश्चन दिया यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर। फिर यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट आपको क्या सीखना है, आप इसकी सिमेट्री देखिए, आप ये लाइन खींचिए, राइट और लेफ्ट एक जैसा है, यानी कि जो इसका वाई सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पर होगा, ना तो इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसा ये पार्ट है वैसा ही ये पार्ट है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आप यहीं पे अपना ओरिजिन सेट कर देते हैं तो सेंटर ऑफ मास राइट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि एक्स सेंटर ऑफ मास तो कितना हो जाएगा, 0। अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो आप सीधे r/2 नहीं होगा आंसर, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो y सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक एलिमेंट उठा लेते हैं यहां पर, ये जो कि थीटा एंगल पर है, और ये एंगल हम ले लेते हैं कितना, d थीटा, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा हमारा हो जाएगा, मान लीजिए m अपॉन कितना रह गया है, पाई आर, हाफ पेरीमीटर, फुल पेरीमीटर होता तो 2 पाई आर, तो ये आपका लैम्डा रहेगा जो कि यूनिफॉर्म है। तो इसका जो मास है, ये जो लंबाई है dl, तो अब इतना तो आई होप सबको पता है कि ये dl है, ये r है, ये d थीटा है, तो dl बराबर हो जाएगा r d थीटा, और हमारा जो dm है वो होना था dl टाइम्स लैम्डा, इसको हम लिख लेंगे लैम्डा r d थीटा, तो ये हमारा हो गया dm, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट निकाल ले अगर हम, तो यहां पे मैं निकाल देता हूं, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट, ये r है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट इज r साइन थीटा, ठीक है। अब अगर आप x सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, चलिए करते हैं। dm की जगह लैम्डा r d थीटा, ठीक है ना, और x की जगह r cos थीटा, इंटीग्रेशन अपॉन लैम्डा r d थीटा का इंटीग्रेशन, कहां से कहां, पहला एलिमेंट 0 से शुरू होगा और लास्ट वाला एंगल कितना बन जाएगा, 180, तो इंटीग्रेशन आपको कर देना है 0 से पाई और 0 से पाई की रेंज में आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। लैम्डा बाहर निकल आएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ cos थीटा d थीटा 0 to पाई, नीचे से लैम्डा और r बाहर आ जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, d थीटा 0 to पाई, लैम्डा लैम्डा जाके यहाँ r रह जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, 0 से पाई अपॉन डी थीटा 0 से पाई, बट साइन पाई माइनस साइन 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 0, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, हम पहले ही आपको बता चुके थे कि एक्स सेंटर ऑफ मास हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0। वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट से चेंज कर लेना है, तो सब कुछ सेम रहेगा बेटा। तो आपका मैं डायरेक्ट कर दूं कहो तो लैम्डा आर स्क्वायर बाहर निकाल ले रहा हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका कर लोगे, साइन थीटा डी थीटा का 0 to पाई, और नीचे लैम्डा आर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगा थीटा का 0 से पाई, ठीक है ना। फिर ये आ जाएगा आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई अपॉन पाई,
माइनस हटाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, माइनस हटा के यहाँ लिमिट पलट लीजिए पाई से 0, तो ये हो जाएगा आर cos 0 माइनस कॉस पाई अपॉन पाई, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन पाई, तो दिस इज 2r अपॉन पाई। और अब आप इसको ऐसे ही याद कर लेंगे जैसे कि आपने याद किया हुआ होता है कि भाई टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है ना, या फिर डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। उसी तरह से आप हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास याद कर लेंगे, कहां पर होता है 2r बाई उसके सेंटर से ऊपर पे, ठीक है, और एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0, ठीक। अब देखो बेटा इसमें क्या वेरिएशन कर देता है, अब इस बार पूरा हाफ रिंग ना देके कोई जनरल रिंग दे देता है जिसका एंगल सेप्टेंट कितना होता है अल्फा। अब देखो बेसिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप एक एलिमेंट लेते हैं डीएम उतना ही आता, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना ही आता, इसका वाई कोऑर्डिनेट इतना ही आता। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जब आप एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो लिमिट 0 से आप क्या कर देते अल्फा, ठीक है, सब कुछ सेम रहता, 0 से अल्फा हो जाता, यहाँ पर 0 से अल्फा हो जाता, यहाँ पे 0 से अल्फा हो जाता, तो नीचे जो पाई है उसकी जगह अल्फा आ जाता, और ये साइन अल्फा माइनस साइन 0 यानी कि ऊपर क्या आ जाता आर साइन अल्फा। बस ये आपका आंसर चेंज हो जाता कि आपका जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो आ जाता आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपका क्या हो जाता, ये 0 से हर जगह बस आपको 0 से क्या आपको कर देना होता, सिर्फ अल्फा, 0 से अल्फा, यहाँ पर ये अल्फा से क्या हो जाता 0, और नीचे क्या आ जाता अल्फा, यहाँ पर cos 0 माइनस cos अल्फा अपॉन नीचे क्या हो जाता अल्फा, नीचे अल्फा, और 1 माइनस अब ये क्या हो जाता cos अल्फा। बस ये ठीक है ना, ये आपका आंसर निकल गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आपकी एबिलिटी डिपेंड करेगी, अगर आप इसको भी याद कर सकते हो याद कर लो, क्योंकि जिस हिसाब से एनटीए अपने सैंपल पेपर बना रहा है तो वो हो सकता है डाल दे क्वेश्चन, ठीक है ना, हमको नहीं पता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बर्डनड हैं इन्फॉर्मेशन से, आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं, अभी आप फिजिक्स में बेसिक फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे हैं, तो भाई आप छोड़ दीजिए, छोड़ने पे रिस्क होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर अगर आ गया तो क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा रिस्क तो याद करने पर भी होगा, आपको अगर सर याद कर लिया और नहीं आया तो क्या होगा, है कि नहीं। तो ये देखिए अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, जितना आप याद कर सकते हैं अच्छा है, लोड नहीं लेना है, कोशिश करेंगे हो जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं तो अगर ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं तो मेथड आपको बता दिया है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। अब जैसे रिंग है उसी तरीके से डिस्क निकलेगी, उसी तरीके से सारे कुछ निकलेंगे। अब हम हर बार डेरिवेशन न करते हुए उनके फटाफट सिर्फ जो आंसर्स हैं वो डील कर लेंगे, ठीक है। ठीक, एक हम लोग डिस्क का और देख लेते हैं बच्चे। अभी जब आप डिस्क को डील करेंगे, रेडियस आर रेडियस की डिस्क है, तो हमने क्या किया, अब इसको डिस्क को किसका बनाना शुरू कर दिया, रिंग्स का। तो एक रिंग यहाँ से शुरू किया, छोटा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग 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 ऐसे जोड़ते रहे, तो थोड़ी देर में क्या मिल जाएगी आपको, एक डिस्क। तो मान लीजिए किसको एक जनरल डिस्क ले लिया आपने, रिंग ले लिया जिसका रेडियस कितना है y, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा, अभी देखा था r रेडियस का कहाँ था 2r बाई पाई पर, ठीक है ना। तो इसका जो रेडियस है वो कहाँ पर आ जाएगा 2y बाई पाई पर। तो हमारा जो सिग्मा है वो m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। तो आप dm अगर निकालेंगे तो इस लूप को सीधा कर लीजिए, अगर आप इस लूप को सीधा कर लेते हैं ये, तो इसकी लंबाई हो जाती है 2 पाई y, है ना, और इसकी चौड़ाई हो जाती है dy, तो एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ बन जाता है, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई y dy, तो dm आ जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। अब देखो वही सिमेट्री आर्गुमेंट से जब आप यहाँ से काटेंगे तो दोनों हाफ बराबर होंगे, तो x सेंटर ऑफ मास 0 होगा, डायरेक्ट y सेंटर ऑफ मास निकाल ले रहे हैं, dm ycom अपॉन dm, तो dm की जगह सिग्मा 2 पाई y dy और ycom की जगह 2y बाई पाई, और नीचे dm सिग्मा 2 पाई बाई dy। सिर्फ आपने कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन ऐसे रिंग आपके 0 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहे हैं r तक, सब कट पिट कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाना है 4r बाई 3 पाई, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब आप समझ जाइए कि हम जो कंटिन्यूस बॉडीज हैं उनका इंटीग्रेशन से निकालेंगे, लेकिन दिस वॉज द लास्ट केस। अब इसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे सर आपने फुल रिंग का या फुल डिस्क का क्यों नहीं निकाला,
तो आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सबके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। इसलिए मैंने फुल रिंग या फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल के आपको नहीं दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फटाफट जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं, बस हम उनको एक साथ नोट करके इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट, ये आपको याद रख लोगे बेटा, तो मान के चलिए किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे डील कर ले जाओगे। रिंग का हमने डिराइव किया 2r/π, हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का 4r/3π। इसके बाद के सीधे याद करते चलिए, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3r/8, सिमेट्री कह रही है, एक्स वाली सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड नहीं होगा तो सब इसके बाइसेक्टर पर होंगे, जो एंगल बाइसेक्टर है। हॉलो हेमिस्फीयर है तो r/2, सॉलिड कोन है तो बेस से h/4 पे, हॉलो कोन है तो बेस से h/3 पर, और अगर कोई ट्राइंगुलर प्लेट है तो आप कि कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो करेंगे, जैसे यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बेसिकली इन तीनों परपेंडिकुलर का जो जंक्शन होगा डेट विल बी द सेंट्रॉइड। तो आपका जो सेंट्रॉइड वाला जो परपेंडिकुलर, अगर ये h है तो h/3, या अगर आपका यहाँ से h' है तो h'/3, वो सारे पॉइंट्स एक ही जगह पर आने हैं। तो अब किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा मिक्स बॉडीज का, तो अगर हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम होगी तो हम क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अब हम एक दो एग्जांपल्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। आपको एक स्क्वायर प्लेट और डिस्क की, स्क्वायर प्लेट की साइड L, डिस्क का डायमीटर L, दोनों का मटेरियल सेम है। आपसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। देखिए, अगर आप स्क्वायर का मास मान लीजिए m1 और डिस्क का मास मान लीजिए m2, तो m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर और m2 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई d स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। सो अब जो आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर आप इस लाइन पर देखेंगे तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो यानी कि इस लाइन पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, या तो राइट को मिलेगा या लेफ्ट को मिलेगा। तो हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आने वाला है। सेंटर ऑफ मास आपको सिर्फ x का निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, m1 इंटू जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा x1 प्लस m2 जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा अपॉन m1 प्लस m2। अब पूरे इसमें एक्चुअली सिग्मा 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 यहाँ सब पे सेम मटेरियल है, तो यहाँ से जब आप सिग्मा ले लेंगे बाहर तो सिग्मा बाहर रहेगा। तो बेसिकली आपका ये क्या है, ये है सिग्मा इंटू A1, ये है सिग्मा इंटू A2। तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, तो आपका एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा A1x1 प्लस A2x2 अपॉन सिग्मा A1 प्लस A2। सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर जाएगा, तो आपका ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप एरिया के टर्म पे भी सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल ही होना है। तो आप फटाफट कर लेते हैं। स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास 0 पर, प्लस डिस्क का एरिया पाई L स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L, तो पाई L स्क्वायर अपॉन पाई L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L अपॉन A1 इज L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं तो जस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना एरिया आ रहा है। तो ये आपका आ जाना चाहिए, यहाँ से आप L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ गया यहाँ से पाई L बाई 4, और नीचे भी L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बन जाता है 1 प्लस पाई बाई 4। L स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका हो गया x सेंटर ऑफ मास आपका हो गया पाई L, 4 यहाँ भी आएगा अपॉन 4 प्लस पाई, दिस इज द आंसर। पाई L अपॉन 4 प्लस पाई इज द आंसर। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट पर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे कि या तो स्क्वायर के अंदर आ रहा है या डिस्क के अंदर आ रहा है। वैसे अगर आप कॉमन सेंस से बता सकें तो आप ट्राई करिएगा, जो मैंने आपको पीछे हिंट्स दे रखे हैं आप उनसे इजीली बता सकते हैं कि ये स्क्वायर की साइड में रहना चाहिए या ये डिस्क की साइड में रहना चाहिए। दिस इज अ टास्क फॉर यू पीपल। आप दिमाग लगा के बताइए सेंटर ऑफ मास किस तरफ रहना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बेटा, कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे डील करना है। आपको बोला एक सेमी हाफ डिस्क है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। ये रेडियस a हो गया, तो ये जो साइड है ट्रायंगल की ये हो जाएगी 2a, और आपसे बोला कि इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालिए। अब हमको क्या करना है,
इसको दो अलग अलग फिगर देखना है। एक डिस्क निकाल लीजिए, डिस्क का सेंटर ऑफ मास अभी हमने निकाला था 4r/3π, यहाँ रेडियस की जगह a हो गया 4a/3π। ट्रायंगुलर डिस्क ये h है, तो यहाँ से कितना होता है h/3। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्योंकि h ना देखे 2a दे रखा है, तो h जो आपका 2a है, सॉरी h/2a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कितना हो जाएगा sin 60 √3/2, और h बराबर आ जाएगा √3a, तो h/3 हो जाएगा √3/3 यानी कि a/√3। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आया वो आ गया a/√3 पर। दूसरा, अभी आपको बताया जब आपका सेम मटेरियल हो, यहाँ पे आपको मटेरियल फिर से सेम बोला हुआ है, तो आप a1x1 + a2x2 अपॉन a1 + a2 से निकाल सकते हैं आंसर। अब एरिया डिस्क का आपको पता है कितना हो जाएगा, π/πa² का हाफ, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज 2a, हाइट इज √3a, जैसा कि अभी आपने निकाला था, ठीक है ना। तो हाइट आपका ये आ गया √3a²। अब ध्यान क्या देना है, आप डिसाइड कर लो, हम ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए ऊपर वाला आपने +4a/3π कर लिया, और ये आप यहाँ से ओरिजिन आपने यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे को आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसके आगे आई कैन होप कि आप लोग प्लस माइनस डिवाइड करके आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो कनेक्टेड बॉडीज या जो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज होंगे उसमें इस तरीके से आपको अपने आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास व्हेन सम पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे हमको ध्यान ये रखना होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो रिमूव्ड पार्ट होगा, यानी जिसे निकाला जाएगा, उसमें कोई ना कोई सिमेट्री होगी, यानी कि जिस पार्ट को आप निकालेंगे या तो वो डिस्क होगी या स्फेयर होगा या कोई स्क्वायर होगा, मतलब सिमेट्रिकल बॉडी होगी, ठीक है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। देखिए, एक्चुअली आप चार्ज से समझिए, मैं यहां पे कहता हूं नो चार्ज, नो चार्ज इज इक्विवेलेंट टू इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। समझ गए, बस यही चीज। यानी कि मैंने बोला 0 को आप चाहे तो लिख सकते हैं +5 -5 या +10 -10, बात एक ही है। अब जब हम चार्ज के साथ कहते हैं कि यहाँ पे नो चार्ज को आप इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कह सकते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब हम बोलें कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है ना। वैक्यूम माने कुछ नहीं, नथिंग। और हम ये बोलें कि इस जगह पे एक्चुअली सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मास है, तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लेकिन आप कहेंगे कि सर नेगेटिव मास होता नहीं है, बिल्कुल एग्री। तो आप कह लीजिए ये आपकी इमेजिनेशन है, ये एक तरह का क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम यूज कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिसको हम यूज कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है ना। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अब हम। नाउ सपोज देयर इज अ डिस्क, तो हम सबको पता है कि इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। लेकिन अब हमने क्या किया, इस डिस्क में से एक पार्ट रिमूव कर दिया, तो अब इतनी डिस्क तो बची, बट इस जगह पे कुछ नहीं है, और हमसे पूछता है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होना चाहिए। तो पहले अपना कॉमन सेंस वाला तरीका, हमने एक लाइन यहाँ पर खींची, तो जैसा फिगर ऊपर है वैसा ही फिगर नीचे है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से अपना y कोऑर्डिनेट बना देते हैं तो कम से कम इतना तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि y सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 0 पर। अब जब आप लेफ्ट राइट लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा ये, ठीक है बेटा, ये आपने कैविटी बना रखी है, थोड़ा डायग्राम पे मत जाओ, गड़बड़ बना हुआ है, उतना बढ़िया स्फीयर नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं इधर का मास ज्यादा होगा कि इधर का ज्यादा होगा, तो क्लियरली इधर का मास ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ को शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। ये हमको समझ में आ गया, एग्जैक्ट तो नहीं पता चला बट ये जरूर पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास मेरा कहाँ को खिसका हुआ होगा, लेफ्ट की ओर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नो मास वाली जगह पर मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, मैं तो इस जगह पे वापस एक कंप्लीट ये जो मास है इसको वापस से रख दे रहा हूँ प्लस,
और इसी जगह पर एज्यूम कर ले रहा हूं क्या, एक माइनस मास का गोला, यानी कि यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन इस कुछ नहीं को हम प्लस एम, ये ब्लैक वाला हो गया, प्लस एम डैश, और इसी जगह पर हम एक रेड वाला एज्यूम कर रहे हैं क्या, माइनस एम डैश, ताकि कुल मिला के ये कितना रहे, अभी भी 0। ठीक है। नाउ फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस माइनस वाले को थोड़ा सा बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये माइनस एम डैश है और ये एम डैश है, जो कि अब पूरा का पूरा गोला बन गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए सरफेस मास डेंसिटी हम कितना लेके चल रहे हैं, सिग्मा। ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो फिगर्स का सेंटर ऑफ मास देखना है। इसका सेंटर ऑफ मास तो कहां पर आ गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ठीक है ना। तो यहां पे अब दो फिगर हैं, एक गोले का मास है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एम, और दूसरे गोले का मास है माइनस सिग्मा इंटू, क्योंकि रेडियस r बाई 2 है, आर स्क्वायर बाई 4। अब आप चाहे आप मास वाले फॉर्मूले से चलिए, इसको m कह सकते हैं तो इसको m बाई 4 माइनस कह सकते हैं, या आप एरिया वाले फॉर्मूले से चलिए, तो आपका जो x सेंटर ऑफ मास आएगा, हम ऑलरेडी बता रखे हैं, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये आने वाला है। ठीक है ना। अब देखो a1 पूरे गोले का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, x1 इसको ओरिजिन मान लो 0, प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पार्ट कितना हो गया, r बाई 2, है ना। लेकिन ये नेगेटिव मास था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव एरिया लगा दीजिए बस। ठीक है ना। अपॉन नीचे पाई आर स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव मास है तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये आपका आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया पाई आर क्यूब अपॉन 8, और नीचे 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका आ गया माइनस आर बाई 6, क्योंकि ये माइनस का है, इसमें माइनस लगाना हम भूल गए। ठीक है ना। तो 8 इंटू इतना। ठीक है। तो माइनस आर बाई 6 मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो इधर की ओर शिफ्टेड हो गया है r बाई 6 पर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर एक बार समझ लो बेटा, नहीं तो आप पीछे देख भी सकते हो। हमने क्या किया, ये जो कैविटी निकाली थी, इस कैविटी की जगह एक m डैश पूरा दे दिया, जो कैविटी निकाली थी वो कैविटी यहाँ रख दी, और इसी जगह पे एक माइनस m डैश का गोला रख दिया। इस माइनस m डैश के गोले को मैं बाहर दिखा रहा हूँ। अब आप इसको भूल जाओ, पहले सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, इसके सेंटर पर। ठीक है ना। और इसी जगह पे अब ये नेगेटिव मास है, ठीक है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर। बस अब आपको क्या करना है, आपको एक मास पॉजिटिव और एक मास क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, या एक एरिया पॉजिटिव तो दूसरा एरिया नेगेटिव रखना है। अगर आप m से करना चाहते हो तो आप इसको m1 कर लो, कुछ नहीं होगा। यहाँ देखो आपने एरिया से कर लिया, अगर आप इसको m से करना चाहते हो, क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा m से कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ना है बेटा, वो कॉमन हो जाना है, m1 प्लस m2। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे m करोगे तो क्या कर दोगे, सिग्मा, यहाँ पे भी क्या कर दोगे, सिग्मा, यहाँ पे भी क्या कर दोगे, सिग्मा, यहाँ पे भी कर दोगे सिग्मा। तो एक्चुअली सिग्मा हट जाएगा, तो बचेगा क्या, जो मैंने आपको बताया, सिग्मा सिग्मा कॉमन है वो हट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 8, और नीचे वाला कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, सब काट पीट के कितना आ गया, माइनस आर बाई 6। तो इस तरीके से जहां पे भी आपको रिमूव्ड मास दिखे वहां पे आप इस नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और करके देखते हैं, चलिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस बार हमने जो बॉडी निकाली वो स्क्वायर निकाल दी, तो पिछली बार की तरह देखो बेटा, हमको क्या करना है, हमको स्क्वायर बॉडी को वापस यहाँ पे रख देना है, ताकि सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का सेंटर पे आ जाए। और अब इसी जगह पे हमारी एक नेगेटिव बॉडी है, लेकिन उसको मैं साइड पे बना रहा हूँ। तो आप देखो, सबसे पहले तो एरिया ऑफ, ये आपको डायमीटर ए दे रखा है, तो एरिया ऑफ डिस्क कितना आ जाएगा, पाई a स्क्वायर बाई 4, और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, ये a बाई 2 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, a बाई 2 रूट 2, तो a बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई 8। अब आपको क्या लगा देना है, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, डिस्क का एरिया पाई a स्क्वायर बाई 4, डिस्क का कोऑर्डिनेट 0 पर है, इंटू 0 प्लस
इसका एरिया नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव मास है, तो -a²/8, और ये a/2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a/4, πa² प्लस -a²/8। बाकी आप लोग तेज है मैथमेटिक्स में, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आपका एक्स सेंटर ऑफ मास आ जाएगा -a/8π/4 पे। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ भी रही हो, बट आप देख लीजिएगा। देखो बेटा, मुझे इसके बाद क्या आया, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा काम है ये सिखाना कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बट आई होप मेरा कैलकुलेशन सही होगा। लेकिन फिर भी एक बार आप टेस्ट जरूर कर लीजिएगा कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, सो इस तरह से दिस वाज द पार्ट। आपने देखा कि किस तरीके से हमको पॉइंट मासेस के केसेस में, या हमको जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं उनके केसेस में किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। सो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर हम देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरीके से होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होगा क्योंकि उसी से सारा कुछ आपका रोटेशनल मैकेनिक्स वाला पार्ट भी क्लियर होगा। सो इतना पार्ट कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ।